नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति दुबे और हिंद के दफ्तर में आज मैं एक नई किताब के साथ आप सभी के सामने मौजूद हूँ। इस किताब का नाम है तीसरा शहर। यह किताब अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है और आज इस किताब के लेखक हमारे साथ मौजूद हैं संदीप जायसवाल जी। संदीप जायसवाल जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज में और साथ ही लेखन में बहुत सक्रिय हैं। फोटोग्राफी का भी शौक रखते हैं और भी बहुत से शौक हैं उनके, तो वो हम बातचीत में जानेंगे। तो संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शुक्रिया जी। पहला सवाल तो मेरा यही है कि तीसरा शहर उपन्यास नाम ये क्यों पड़ा, इसका टाइटल तीसरा शहर क्यों? जी। जब मैं इसकी कहानी लिख रहा था तो उसी समय मुझे इसका ख्याल आया कि जिस विषय पर ये है इसका नाम तीसरा शहर हो सकता है। दरअसल इस कहानी में एक यात्रा है जो इसका कथावाचक है। एक शहर से यात्रा शुरू करता है जो कि उसका अपना गृह जनपद है जी। और वहाँ से फिर 3 शहर पार करके मतलब तीसरे शहर पे पहुँचता है। तो एक पैटर्न बनता गया और जो तीसरा शहर है यानी कि वो तीसरा शहर दरअसल दिल्ली है, जहाँ पे इस उपन्यास की मुख्य घटनाएँ घटती हैं। तो उसी दिल्ली को ध्यान में रखकर इसका तीसरा शहर नाम दिया गया है। और दरअसल यात्रा क्या है, वो जो कथावाचक है, जिसमें उसका नाम छोटे दिया गया है, जी। वो अपने पैरालाइज्ड भाई को लेकर निकलता है उसके इलाज के लिए। तो पहले गोरखपुर में पहुँचता है, जहाँ उसे कोई मंजिल नहीं मिलती। तो फिर और आगे का सफ़र शुरू होता है। वो पहुँचते हैं नैनीताल के पास काठगोदाम में, जो स्पाइन मरीजों के लिए बड़ा अस्पताल वहाँ पे है। वहाँ कुछ दिन प्रवास करता है और वहाँ पहाड़ के जीवन के बारे में भी जानता है, पर वहाँ भी उसे अपनी मंजिल नहीं मिलती। फिर घूमते-घूमते वो पहुँचते हैं सीधे दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है। और वहाँ पे उपन्यास की मुख्य घटनाएँ और बहुत सारे अनुभव लेखक को होते हैं, तो इसीलिए उसने उसका नाम दिया तीसरा शहर। जी। ये जहाँ तक कि मुझे इतना समझ में आया कि तीसरा शहर जो है वो 3 शहरों की कहानियाँ दर्ज हैं इसमें। जी। तो वो कहानियाँ जो दर्ज की गई हैं वो घटनाएँ काल्पनिक हैं या असली जीवन या वो अनुभव की हुई घटनाएँ हैं? जी, इसका आधार तो बहुत कुछ यथार्थ ही है, जो लेखक ने अनुभव किया यानी मैंने अनुभव किया, उन्हीं को ही फिर उपन्यास का रूप दिया। और इसमें मुख्य रूप से जो घटना है, जिस चीज़ पे ये केंद्रित है, दरअसल वह जो पैरालाइज़ मरीज़ होते हैं, स्पाइन के रोगी, उनके पुनर्वास पर आधारित है। तो मेरे साथ मेरे भाई के साथ ये घटना घटी, जैसे मैंने कि गोरखपुर, काठगोदाम और फिर दिल्ली में बसंत कुंज है, जहाँ पे स्पाइन का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर। जी। तो वहाँ पे वो जाता है, उसके साथ बहुत सारी घटनाएँ घटती हैं। तो उन घटनाओं को वो अपनी डायरी में दर्ज करता है। लेकिन इसके साथ ही वो कुछ और भी देखता है कि वहाँ एक पुनर्वास केंद्र है। वो हॉस्पिटल के साथ-साथ एक पुनर्वास केंद्र है, यानी ज़िंदगी को जीने की फिर से कोशिश। स्पाइन रोगियों के साथ होता क्या है कि उन्हें अगर कोई इंजरी होती है, तो उनके हाथ-पैर काम करना बंद कर देते हैं। सिर्फ़ बंद ही नहीं करते, हमेशा के लिए। एक तरह से आप कह सकती हैं कि अपाहिज हो जाते हैं, ताउम्र बिस्तर पर। तो ऐसे लोगों का आगे का जीवन क्या होता है, उनके सपने, उनकी पीड़ा, वो बहुत करीब से कथावाचक देखता है। तो फिर जब वो अपनी डायरी में तमाम सारे अनुभवों को नोट करते जाता है, उसी सिलसिले में वो तमाम अपने जैसे, अपने भाई के जैसे और रोगियों को देखता है, उनके जीवन से रूबरू होता है। तो उसे लगता है कि मेरा गम कितना कम है, ये दुनिया में बहुत गम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे-ऐसे किरदार उसके सामने आते हैं कि जो उसे भीतर तक हिला देते हैं। चाहे एक लड़की हो, जिसका वो पैरालाइज़ होने के कारण उसकी शादी टूट जाती है, या किसी को उसके घरवाले वहाँ छोड़ के हमेशा के लिए ही चले गए कि एक अपाहिज को जीवन भर लेके कौन ढोएगा। तो ऐसे बहुत सारे कड़वे अनुभव हुए, तो उन्हीं अनुभवों के आधार पर उसने बहुत कुछ कल्पना का सहारा भी लेकर मतलब एक हद तक वो निर्वैयक्तिक हो जाता है। अपनी पीड़ा को भुला के हॉस्पिटल के और जो किरदार हैं, तमाम सारे लोग हैं, उनको गढ़ने की कोशिश करता है, उनको आवाज़ देने की कोशिश करता है और उससे उसका जो अनुभव है, अनुभव जगत है, वो और विस्तृत भी होता है। बहुत कुछ उससे अनुभव होते हैं और कल्पना के सहारे वो कुछ और भी किरदारों को खड़ा करता है, उनके जीवन की घटनाओं को, उनके संघर्ष क्या है, उनके स्वप्न क्या है। और सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को फ़ोकस किया कि हमारे जीवन में कितनी भी निराशा क्यों ना हो, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो,
कहीं ना कहीं से जीने की राह निकल ही आती है। ऐसे कुछ मरीजों को उसने ठीक होते हुए देखा, धीरे धीरे उठने की कोशिश करते हुए। अब जैसे इसमें वो घटना तो नहीं आई, पर लेखक क्या देखता है, एक बहुत ही छोटी सी बच्ची है जिसके पैर मुड़े हुए थे। तो वहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर में किस तरह से रोज उसके पैर को सीधा करने के लिए लोग प्रैक्टिस करते थे, और वो बच्ची बेइंतहा पीड़ा में चिल्लाती थी, चीखती थी। लेकिन धीरे धीरे उसके पैर सीधा हो गए और वो खड़ी हो गई। तो ये लेखक के लिए निश्चित रूप से एक खुशी के पल थे कि हाँ, जिंदगी को फिर से जिया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। वहाँ पे उस अस्पताल में जो मरीज थे वो होली का त्यौहार मना रहे थे, दिवाली मना रहे थे। जिंदगी उनकी बिस्तर पे रुकी हुई है, लेकिन फिर भी वो सपने देख रहे हैं, उनको फिर से जीना। जैसे एक छोटे से बच्चे को हम हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, एक छोटे से बच्चे को, उसी तरह से जिंदगी की छोटी छोटी चीजें, आपको कैसे उठना है, बैठना है, और कैसे इस पूरे सदमे से, इस पूरे आघात से आपको बाहर निकलना है, वो बहुत कुछ चीजें थी। तो उन सबको कुछ यथार्थ कह लीजिए, कुछ कल्पना कह लीजिए, के सहारे यह तीसरा शहर उपन्यास बन पड़ा, जो अब आपके सामने है। और आप पाठक लोग इसको बेहतर अपने तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जी। पीड़ा के अनुभव को आपने कब सोचा कि इसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए, इसे दस्तावेजीकरण में ला के कि लोगों तक पहुंचाया जाए? इसका उद्देश्य क्या था? अस्पताल में रहने के दौरान कई बार इधर उधर आना जाना होता था। वहाँ जो एक नेल्सन मंडेला रोड है, एक जी। तरफ जेएनयू है, आपने देखा होगा, और दूसरी तरफ बसंत कुंज का जो मॉल अब बन गया आपके सामने, उस समय बन रहा था जब ये घटना है। तो पैदल चलते हुए वहाँ से हॉस्पिटल जाते हुए लेखक के मन में तमाम सारे विचार आते थे। तो वो सोचता था कि क्यों ना इन सब चीज़ों को एक कोलाज, एक रूप दिया जाए, और दुनिया के सामने उस पीड़ा को लाया जाए कि जब हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है। और एक और उसने बात कहनी चाहिए, उसके मन में आया, जो कहीं ना कहीं एक कुछ गुस्सा भी उसके भीतर था लेखक की। क्या होता है कि आप फिल्मों की बात कर लीजिए, अखबारों की बात कर लीजिए, उसमें कैंसर के मरीज, टीबी के मरीज बहुत जिक्र होता है, उनकी पीड़ा का, उनकी तकलीफ़ों का। हम उसे ग्लैमराइज करके भी, कितनी फिल्में आपको याद भी होंगी, बनी हैं ऐसी बहुत फिल्में, हिट भी हुई हैं, ठीक है। लेकिन कभी एक स्पाइन रोगी और एक पैरालाइज मरीज के बारे में कोई बात नहीं करता, जबकि वो पूरी जिंदगी भर के लिए अपाहिज, उसका पूरा आगे का जीवन ही खत्म है। तो उपन्यास में यह प्रसंग आया भी है, दो किरदार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो क्या इसलिए हम उनके हाल पर छोड़ देते हैं कि इसके नाम पे कोई ब्रांडिंग नहीं होती, कोई उस तरह से दवाई नहीं बिकती, उसका प्रचार नहीं किया जाता, उन्हें बस गुमनाम छोड़ दिया जाता है? तो कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कि कैंसर कोई छोटी चीज़ है, पर उसमें आप मौत का डर दिखा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पाइन का रोगी तुरंत नहीं मरता है, वो एक वेटिंग हॉल में बैठा है, मौत के वेटिंग हॉल में अपनी प्रतीक्षा कर रहा है, और आपने उसको किनारे छोड़ दिया। और जहाँ मौत है वहाँ भय है, और भय को आप बेच रहे हैं, कैंसर को आप भय के नाम पर बेच रहे हैं। जी। तो यहाँ पे उस तरह से उस पीड़ा को जो लोगों के सामने नहीं आ पाया, उनके साथ क्या गुजरता है, उसको सामने लाने की कुछ शब्दों के सहारे कोशिश की गई है। अभी किताब में जो किस्सा है, ये इसके अलावा प्रेम भी है, जी। प्रेम का भी जिक्र है। हर इंसान अपने जीवन में एक असली प्रेम की तलाश में रहता है। जी। तो इसमें किस तरह की वो प्रेम कहानी है, उसको अगर आप बताएं अपने शब्दों में। देखिए, यहाँ जो यात्रा है वो यात्रा कई तरह की यात्रा है। एक तो लेखक निकलता है इलाज के लिए, साथ साथ उसमें उसका अनुभव जगत है जो, और जैसे हम प्रकृति की यात्रा करते हैं उसकी भी लालसा है, प्रेम की भी खोज है। वहाँ लेखक देखता है कि जीवन में इतना दुख है लेकिन लोग फिर भी प्रेम कर रहे हैं। और वहाँ वैलेंटाइन का देख रहा था वो, कि लोग वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं इतने दुख के बावजूद भी। जो बिस्तर पे मरीज है, कोई उसे गुलाब का फूल ला के दे रहा है। तो इन सब चीज़ों ने उसे यह प्रेरित किया कि उस दबी हुई प्रेम कहानी को भी सामने लाए। तो इसमें एक ऐसा ही किरदार गढ़ा गया है चैती का, जिसे घूमने का बहुत शौक है और जो किसी से बहुत प्रेम करती है, इस हद तक प्रेम करती है कि दिन रात उसी के बारे में ही सोचती रहती है। तो उस चैती के बारे में भी बहुत कुछ है, और उसके जो घूमने की इच्छा है, जो
यात्रा की हसरत। बल्कि लेखक भी यात्रा का बहुत शौकीन है, और वो स्त्री या लड़की चैती, उसको भी यात्रा का बहुत शौकीन है। तो एक जगह वो कहती है कि मुझे यात्रा का शौक है, लेकिन कुदरत ने मुझे पैरों से अपाहिज कर दिया। लेकिन मेरा मन था कि पूरी दुनिया को घूमने का, भारत के कोने-कोने का घूमने का। तो इस तरह से दोनों का आपस में संवाद होता है, और जिस संवाद के ज़रिए वो अपनी इस दबी हुई इच्छा को पूरा करते हैं। और खूब कल्पना करते हैं कि एक दिन मैं केरल के वायनाड में जाऊँगा, एक दिन मैं मेघालय में तैरते हुए बादलों को देखूँगा या देखूँगी। इस तरह से काफ़ी उनके रोचक संवाद हैं जो इस उपन्यास में आए। और एक इसमें और भी प्रसंग है प्रेम का ही। जो लेखक है वो अलग-अलग शहरों की यात्रा करता है, और उन शहरों के साथ-साथ उसका एक प्रेम भी चल रहा है जिसे वो पहचान नहीं पा रहा है। पर जब उपन्यास खत्म होने को होता है तो बड़े नाटकीय तरीके से उसका प्रेम भी सामने आ जाता है। बाकी आप जब पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से उसको जी। पाठक समझेंगे। इस तरह से उसमें प्रेम की भी यात्रा है, जीवन संघर्ष की भी यात्रा है, प्रकृति की भी यात्रा है। कह लीजिए कि यात्रा कई स्तरों पे है। जी। पेशे से आप टीचर हैं और आपका शौक जो है फ़ोटोग्राफ़ी करना भी है, साथ ही में आप जी, लेखन का भी शौक रखते हैं आप कुछ तो जी। उसमें एक सक्रियता लाना, फ़ोटोग्राफ़ी में भी सक्रियता लाना, इन सब में से मतलब मूल रूप से आप क्या हैं? मतलब आप अपने आप को क्या मानते हैं बेहतर? जी, यह बड़ा मुश्किल सवाल है कि मैं टीचिंग में किसको महत्व देता हूँ, और अपनी यात्रा में और लेखन में, क्योंकि ये तीनों ही मुझे बेहद प्रिय हैं। बच्चों जी, को पढ़ाना हो, फ़ोटोग्राफ़ी हो या फिर यात्रा हो। जी, पर मैंने अपने भीतर ये पाया है कि इन तीनों चीज़ों ने मिलकर मुझे एक नया रूप दिया और मेरी मदद की। मतलब तीनों ही कहीं न कहीं एक दूसरे को मदद करते हैं, चाहे वो पढ़ाना हो, फ़ोटोग्राफ़ी हो या फिर लिखना हो। अब लिखना तो मैं छोड़ नहीं सकता, यह मेरा बचपन से ही शौक रहा है, मैं डायरियाँ लिखता था। और मैं जब यात्रा का मुझे बहुत शौक रहा, कहीं भी जाता था, तो उसके बारे में लिखता था। बहुत सूक्ष्म बातें प्रकृति की जो उसकी डिटेलिंग होती है, तो वो अपनी डायरी में नोट करता था। फिर फ़ोटोग्राफ़ी में भी क्या होता है कि आप किसी चीज़ को बहुत करीब से देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ़ोटोग्राफ़ी को भी मैंने अपने लेखन में प्रयोग किया। मेरे लेखन में, इस उपन्यास में कई जगह ऐसे प्रसंग आए हैं, चाहे वो चैती कुछ सोच रही हो, देख रही हो, तो बिल्कुल एक फ़ोटोग्राफ़ी की तरह वो सारा प्रसंग वहाँ पे उपस्थित हो जाता है। अब ऐसे 1-2 प्रसंग हैं कि चैती यहाँ पे जो एक किरदार है, वो एक गिलहरी से बात करती है, उसको इस रूप में दिखाया है। वो चाँद से संवाद कर रही है। तो मेरी आँखों के सामने एक पेंटिंग था जिसका मैंने वहाँ पे उपयोग किया। इसी तरह से जब पढ़ाना मुझे है, मैं बच्चों को पटकथा और सिनेमा के बारे में विशेष तौर से पढ़ाता हूँ। तो पटकथा में एक ऐसे दृश्यों की संरचना होती है, तो वहाँ मेरी फ़ोटोग्राफ़ी और ये यात्रा का शौक उसको पूरा करते हैं। जी, पढ़ाने के क्रम में हम बताते हैं कि कैसे दृश्यों की संरचना की जाती है, तो फ़ोटोग्राफ़ी का कैसे सारा वो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। आप कह सकते हैं कि तीनों एक दूसरे को बहुत मदद करते हैं। पीछे मेरी एक किताब आई थी निर्मल वर्मा के ऊपर, तो मैंने उन पे एक चैप्टर फ़ोटोग्राफ़ी को ही लेकर लिखा है कि किस तरह से उनकी रचना में, उनकी कहानियों में वो पूरा फ़ोटोग्राफ़ी का कमाल दिखाई देता है। एकदम जीवंत चित्र, कोई भी प्रसंग हो, संदर्भ हो, वो उसे चित्र रूप में कैसे उपस्थित करते हैं, तो वो फ़ोटोग्राफ़ी का वो हमने वहाँ पे प्रयोग किया है। जी। अभी आपने टेक्नोलॉजी की बात कही कि वो जी। फ़ोटोग्राफ़ी की टेक्निक्स और तो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने हिंदी साहित्य को किस तरीके से समृद्ध किया? अगर आपकी भाषा में हम जानना चाहें तो? देखिए, मेरा मानना है कि सोशल मीडिया ने बहुत ही समृद्ध किया। एक ओर तो लोग ये कहते हैं कि जो तकनीक है, जो आधुनिकता है, वो हमारे हिंदी साहित्य को नुकसान पहुँचा रही है। जबकि मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। उसने उल्टे इसको और प्रसारित किया है। तमाम सारे सोशल मीडिया पे ऐप हैं जिनके द्वारा पाठकों को नई कहानियों की जानकारी मिल रही है, उपन्यास के बारे में जानकारी मिल रही है। कुछ किताबें जो आउट ऑफ प्रिंट थी उसको लोग नए सिरे से छाप रहे हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं, निराला की हैं, कबीर के दोहे हैं। इनको, ये जो क्लासिकल कृतियाँ हैं, लोग उसमें क्लासिकल कृतियों को पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। और तकनीक के माध्यम से, चाहे अमेज़न है या फ्लिपकार्ट है, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए या इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, गाँव-गाँव तक किताबें पहुँच जा रही हैं। बहुत दुर्लभ किताबें जिन्हें पहले हम नहीं मँगा सकते थे, उनको मँगा रहे हैं।
और लोग इंस्टाग्राम पे तो आजकल इतने सारे ऐप बना रहे हैं, कोटेशन बड़े बड़े लेखकों की लिख रहे हैं। तो उन कोटेशन को पढ़ के जो युवा पीढ़ी है वो जान रही है, अपनी परंपरा से परिचित हो रही है। एक तरह से आधुनिकता और परंपरा का एक सेतु भी बन रहा है, दोनों एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। हम अपने साहित्य को, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को जान पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐप के माध्यम से किसी भी हम कवि का या लेखक का नाम डालते हैं तो उसकी पूरी रचनाएं, कहानियाँ सब वहाँ पे सामने आ जा रही है। प्रिंट माध्यम के रूप में भी किताबें उपलब्ध हैं और ऑनलाइन भी वो चीज़ें उपलब्ध है। हम जब चाहे तब उसको पढ़ सकते हैं। और भी कई सारी तकनीकी चीज़ें हैं जो हमें मदद कर रही हैं साहित्य को समझने में। और जैसे कुछ लिखना है या पढ़ना है, टाइपिंग की समस्या को यूनिकोड ने दूर किया, गूगल लेंस है, और विकिपीडिया में भी जैसे अनुवाद होकर चीज़ें आ रही हैं तो हम अनुवाद को भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, उसकी भी कोई समस्या नहीं रही और लिखना भी बहुत आसान हो गया। तो मेरा यही मानना है कि ये जो सोशल मीडिया है या आधुनिक तकनीक है वो लगातार हमारे लिए फ़ायदेमंद ही हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों तक हिंदी साहित्य की या साहित्य की चीज़ें पहुँच रही हैं। जी। आप अपने पाठकों को क्या संदेश क्या देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से साहित्य से जुड़ सकते हैं? उन्हें कैसे किताबें पढ़नी चाहिए या कैसी किताबें आप बताओगे अपनी तरफ से? देखिए, एक और तो ये कहा जा रहा है कि अब पढ़ने की संस्कृति नहीं रही, लोग ऑनलाइन चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर है, पर ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने की संस्कृति लगातार विकसित हो रही है, नए रूपों में विकसित हो रही है। अभी जैसे पीछे मैंने कहा भी कि सोशल मीडिया ने इसको बहुत आसान कर दिया है। तो मेरा यही कहना अपने पाठकों से कि वो खूब पढ़ें और पढ़ने के साथ-साथ अपने मन की बात भी कहें। पहले क्या होता था, आप पढ़ कर रह जाते थे लेकिन अपनी बात नहीं कह पाते थे, किसी भी रचना को। अब आप उसपे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। चाहे फ़ेसबुक पे आप लिखें या इंस्टाग्राम पे लिखें। 4 लाइन की भी बात हो, 10 लाइन की भी बात हो, आप अपने मन की बात लिखिए। मतलब पढ़ना और लिखना दोनों चलना चाहिए। क्लासिकल भी पढ़िए, नए रचनाकारों को पढ़िए, अपने अनुभव जगत को और समृद्ध बनाइए। और इसके लिए आपको तमाम सारे मौके भी मिल रहे हैं। मौक़ों की कमी नहीं है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वीडियो बनाकर या किसी तरह के पोस्टर आप बनाना चाहते हैं, कुछ कोटेशन लिखना चाहते हैं। आप मान लीजिए कहीं यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के अनुभवों को आप लिखिए, बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं। इस तरह से आप अपने अनुभव जगत को और अपने व्यक्तित्व को भी एक नया आयाम दे सकते हैं। जी, इसके बाद मेरा एक आखिरी सवाल ये है जी। कि आपका हिंदुस्तान से जुड़ना कैसे हुआ एक लेखक के रूप में? और कुछ बहुत से ऐसे नए लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता है कि मतलब लेखन में कैसे आया जाए, जी, कैसे जी। किताब लिखी जाए, कैसे अप्रोच किया जाए, है ना? जी, जी। तो उस तरह के मतलब जो नए लिखने वाले लोग हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के तौर पे? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ लिख कर रह जाते हैं लेकिन आगे नहीं आ पाते हैं। साथ ही एक सवाल मैं और सॉरी मैं जी, जी। डिस्टर्ब एक सवाल और इसके साथ ऐड करना है कि कुछ लोग कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये नहीं हो पा रहा है, मतलब शौक को आगे लाने के लिए जैसा कि जी, आपने जी, बोला कि बिल्कुल। आप फोटोग्राफी को भी साथ में लेके चल रहे हैं, लेखन में भी हैं सक्रिय और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी जी, हैं। जी, तो जी। इन सब चीज़ों को मतलब मैनेजमेंट को लेके अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि समय नहीं है, हम लेखन में आना तो चाहते हैं। तो उन लोगों को भी मतलब साथ में हम सम्मिलित करके इस जवाब को सुनना चाहेंगे। पहली बात तो जब आप ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे। और जब आपके ऊपर समय का दबाव होता है, तो ही उसमें काम होता है। समय को कैसे हमें इस्तेमाल करना, कैसे उसको रचनात्मकता में बदलना, ये बहुत बड़ी बात है। जी। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जब सफ़र कर रहे हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप कहीं ट्रैफ़िक जाम में मान लीजिए फँसे हुए हैं और आप सिस्टम को कोसने के बजाय अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ दौड़ाइए, कुछ वहाँ पे नोट कर लीजिए आपके पास और अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। आप जब सोने जा रहे हो तो कुछ अच्छी-अच्छी बातें पढ़ के सोइए, कुछ कोटेशन देखिए, कुछ उसको नोट कर लीजिए। अब मैं कहीं भी यात्रा करता हूँ तो मेरे 2 चीज़ संग-संग चलते हैं। एक मेरी आँखें दृश्यों को तलाशती रहती हैं, कहीं भी कोई दृश्य मिल गया कैसे उसे एक थीम में बदलना है, कैसे उसको एक कहानी में बदलना है, तो वो दोनों काम मेरा साथ चलता रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब मैं ऑटो में बैठा हूँ, मेट्रो में, आज बच्चों को क्या पढ़ाना है, कुछ नया पढ़ाना है, उस पूरे मैं सफ़र में ही सोच लेता हूँ। जी। अगर मेरे पास समय नहीं है कि किसी चैप्टर को पढ़ाने के लिए अलग से किताबें पढूँ, तैयारी करूँ,
तो वो मैं रास्ते में ही अपनी अनुभव से, अपनी कल्पनाशीलता से ही वो सारी चीज़ें सोच लेता हूँ, चिंतन कर लेता हूँ कि आज इनको किस नए बिंदु से पढ़ाऊँ, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि मैं पटकथा पढ़ाता हूँ, सिनेमा पढ़ाता हूँ, तो पटकथा में ये होता है प्रश्न कि हम किसी आइडिया को कैसे स्क्रीन प्ले के तौर पे विकसित करें। तो आज ही मेरा एक उस पे लेक्चर था, तो जो मैंने रास्ते में ही 2-3 कहानियाँ ऐसे सोची, कुछ आइडिया मेरे दिमाग में आया और मैंने उनको एक्सप्लेन करके दिखाया कि ये कैसे कहानी में बदल सकता है। जी। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है और जो टेक्नोलॉजी है, आधुनिकता है, ये हमारा समय बर्बाद कर रही है, हम फँस के रह गए हैं, उससे निकलिए। आप उसी चीज़ को हथियार बनाइए, जो आपकी कमज़ोरी है आप उसी को हथियार बनाइए। आप एक साथ कई चैनल पर अपने आप को सक्रिय कीजिए और कहीं भी आपको लगता है कि आप किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उस मूवमेंट को, उस क्षण को आप रचनात्मकता में बदलिए और इस तरह से आप अपने जीवन को बहुत कुछ दे सकते हैं। जी, वो लेखन में जो आना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल, और जो लेखन में आना चाहते हैं, आपने हिंद युग्म को लेकर जो सवाल किया, कई बार लोग लिखते हैं, बहुत कुछ उनके मन में होता है, लेकिन एक चीज़ जिसे हम हिंदी में संकोच कहते हैं, उसके कारण वो भीतर ही दबी रह जाती है, वो समझ नहीं पाते। लेकिन हिंद युग में एक ऐसा मंच है जो नए लोगों को काफ़ी अवसर प्रदान कर रहा है, बिना किसी भेदभाव के भी अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूँ शब्द की, वो रचनात्मकता को पहचान रहा है कि नए लोगों में क्या संभावनाएँ हैं, उस संभावनाओं को वो सामने लाने का काम कर रहा है। और यह लगातार सोशल मीडिया पे सक्रिय है, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम के ज़रिए हिंद युग की सूचना भी लोगों तक पहुँचती है, कौन-सी नई किताबें आने वाली है, ये और कौन-कौन से कार्यक्रम करने वाले हैं, तो इससे एक बड़ा पाठक वर्ग इनसे जुड़ रहा है। अभी हाल ही में इनका पटना में, बीकानेर में, गोरखपुर जैसे छोटे-छोटे शहरों में कार्यक्रम हुआ, पुस्तक मेले लगे, तो वहाँ पाठक संख्या में वृद्धि हुई, लोग इनसे जुड़े और कहीं न कहीं उनको अपनी बात कहने का एक मौका मिला। तो इस तरह से हिंद युग में नए लेखकों को और पाठकों को भी बहुत कुछ दे रहा है। जी, आज की बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तीसरा शहर उपन्यास अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है, तो आप वहाँ से ऑर्डर कीजिए, साथ ही इस किताब को पढ़िए और इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। अगली बातचीत में हम नई किताब के साथ, नए लेखक के साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।